नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्यासी आत्मा। इस दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सिर्फ महसूस की जाती है, क्योंकि जब डर सांसों के साथ अंदर जाए तो शब्द नहीं, चीखें निकलती हैं। आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो जिंदगी भर दूध बेचता रहा, गायों की सेवा करता रहा, लेकिन एक रात उसकी डेयरी में कुछ ऐसा हुआ कि दूध से ज्यादा वहां खून की बू आती थी। उसका नाम गंगा दयाल था। सादा आदमी था, पर उस रात उसकी आंखों ने जो देखा और कानों ने जो सुना, वो आज तक वो खुद को माफ नहीं कर पाया। तो अगर आप सोचते हैं कि रात की शांति सुकून देती है, तो जनाब, इस कहानी के बाद आप अंधेरे से आंख मिलाना भूल जाओगे। फोन की लाइट बंद कर लीजिए, दरवाजा बंद कर दीजिए और अगर हो सके तो एक बार पलट कर देख लीजिए कहीं कोई खड़ा तो नहीं, क्योंकि अब आप सुनने जा रहे हैं डेयरी वाले गंगा दयाल की खौफनाक आपबीती, खुद गंगा दयाल की जुबानी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गंगा दयाल है। गांव के किनारे एक पुरानी डेयरी चलाता हूं। पिछले 18 साल से हर सुबह उठकर गायों को देखता हूं, दूध निकालता हूं और अपना काम करता हूं। लेकिन ये जो बात मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूं, वो कोई सपना नहीं था, वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना हिस्सा था। ये बात आज से 30 साल पहले की है। जून का महीना था। गर्मी का आलम ऐसा था कि दिन में तो छत से आग बरसती थी, इसलिए मैं गायों को रात में ही देखने चला जाता था। रातें मेरी आदत में आ चुकी थीं, पर उस रात कुछ था जो मुझे देख रहा था। मैं डेयरी पहुंचा। रात के करीब 12 बज रहे थे। सब गायें शांत थीं। बस एक धोबी नाम की बूढ़ी गाय बार बार हिनहिना रही थी। मैंने सोचा गर्मी से परेशान होगी। पानी रखा, चारा डाला, फिर वहीं बिछावन पर बैठ गया। पर तभी मुझे एक अजीब सी गंध आई, जैसे किसी ने गीले मिट्टी में कुछ सड़ा हुआ फेंक दिया हो। मैंने इधर उधर देखा, कुछ नहीं था। फिर पीछे से एक आवाज आई, जैसे किसी ने मेरा नाम लिया हो, बहुत धीमे सिसकते हुए। मैंने फौरन पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। गायें अब भी चुपचाप खड़ी थीं, पर धोबी अब बिल्कुल चुप थी। इतनी चुप जैसे किसी ने उसकी रूह निकाल ली हो। मैंने जाकर उसके पास देखा, वो कांप रही थी। उसकी आंखें डेयरी के एक कोने की तरफ घूर रही थीं। मैंने उधर टॉर्च फेंकी। कोना बिल्कुल खाली था, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस कोने पर पड़ी, दीवार पर छाया सी कुछ सरकती हुई दिखी। बिल्कुल धीमे से मैं सन्न रह गया। मैंने टॉर्च फिर से घुमाई, कुछ नहीं दिखा। हो सकता है मेरी आंखों का धोखा हो, मैंने खुद को समझाया, लेकिन मन नहीं माना। उस रात मैं पहली बार जल्दी घर नहीं गया, बल्कि भोर तक वहीं बैठा रहा, और तब से हर रात कुछ न कुछ बदलता गया। उस पहली रात के बाद मैं ठीक से सो नहीं पाया। दिन भर भी लग रहा था जैसे कोई मेरी पीठ पर सांस ले रहा हो। पर मैंने खुद को समझाया, गंगा दयाल, तू बहुत थक गया था, ये सब तेरे दिमाग का खेल है। लेकिन मेरा दिल कुछ और कह रहा था। मैंने अगले दिन किसी से कुछ नहीं कहा, बस रात को फिर से डेयरी पहुंच गया। लेकिन इस बार गायें कुछ अलग सी लग रही थीं। सब एकदम खामोश थीं, ना कोई हिनहिनाहट, ना कोई आहट, बस बिल्कुल खामोशी, जैसे किसी ने उनके गले से आवाज छीन ली हो। मैंने चारा डाला, पानी रखा और वहीं कोने में बैठ गया। धीरे धीरे रात बढ़ने लगी और डर मेरे चारों तरफ घिरने लगा। और फिर वो आवाज वापस आई, दीवार के पीछे से, सरसर, जैसे कोई दीवार के अंदर रेंग रहा हो। मैंने पहले तो ध्यान नहीं दिया, पर फिर एक गाय, कालिंदी, एकदम झपट कर पीछे हट गई। उसकी आंखें फटी हुई थीं। वो दीवार को ऐसे देख रही थी जैसे वहां कोई खड़ा हो। मैंने टॉर्च उठाई, धीरे से दीवार की तरफ बढ़ा। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि जमीन नीचे से खिसक रही है, और दिल जैसे अपनी जगह छोड़ने को तैयार था। मैं दीवार के पास पहुंचा। दीवार पुरानी थी, ईंटें बाहर निकली हुई, छूते ही ठंडी सी लगी, और तभी धप, जोर से कोई चीज दूसरी तरफ से दीवार पर मारी गई। मैं चौंक कर पीछे गिर गया। टॉर्च नीचे गिर गई और एक पल के लिए पूरी डेयरी अंधेरे में डूब गई। गायों ने एक साथ चिल्लाना शुरू कर दिया। पूरा वातावरण ऐसा लग रहा था जैसे कोई तांडव शुरू हो गया हो। मैं घिसटते हुए दीवार से दूर आया, टॉर्च फिर से उठाई
और उसी कोने पर रोशनी डाली जहां पिछली रात वो परछाई दिखी थी। और इस बार वहां कुछ खड़ा था, न धुंधला न पूरा साफ, बस एक साया जिसकी गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी थी, जो बस दीवार से सिर टिकाए मुझे घूर रहा था। मैंने आंखें झपकाईं और वो गायब हो गया। मैं उस रात चुपचाप भाग गया, कोई दरवाजा बंद नहीं किया, कोई गाय नहीं संभाली। पर अगले दिन जब मैं वापस गया तो कुछ ऐसा देखा जिसने मेरी रूह जमा दी। दीवार के उस हिस्से पर जहां वो साया खड़ा था, लाल रंग से लिखा था, तेरा नाम मुझे याद है। और नीचे एक जली हुई गाय की घंटी पड़ी थी, लेकिन उस पर राख नहीं, गीलापन था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। मैं झुका नहीं, उसे हाथ लगाने का ख्याल भी अंदर से काटने लगा। बस घंटी को देखता रहा और खुद को घूरता रहा। फिर कहीं दूर से एक सांस की आवाज आई, एक लंबी थकी हुई सांस, जैसे कोई सीने में बहुत दिन से दबी हो। मैं पलटा, कोई नहीं था, पर घास हिल रही थी बिना हवा के। गायें अब भी कोने में सिमटी थीं, उनकी आंखें जैसे किसी चीज पर टिकी हुई थीं, मुझसे बहुत पीछे, उस कोने में जहां बत्ती कभी नहीं पहुंचती। मैंने वहां देखा तो घुप अंधेरा, पर उस अंधेरे में कोई और सांस चल रही थी, धीमी, खींचती हुई, जैसे कोई बहुत भारी चीज जमीन पर रेंग रही हो। मैंने खुद को समझाया, कुछ नहीं है, बस वहम है। पर वो वहम अब दीवार से उतरकर फर्श पर फैल चुका था। मैं धीरे धीरे पीछे हटा, पर कदमों के नीचे की मिट्टी अब नर्म नहीं थी, जैसे किसी ने उसे खोद कर फिर से भर दिया हो। मैं भागा नहीं, बस दरवाजे तक पहुंचा और एक बार मुड़कर देखा। घंटी अब भी वहीं पड़ी थी, लेकिन उसकी डोरी हिल रही थी। किसी के हाथ जैसी हरकत, धीरे धीरे बाएं से दाएं, फिर रुक गई। उस रात मैं घर गया, पर शरीर वहीं छूट गया, डेयरी के उस कोने में जहां अब कुछ सांस ले रहा था। सुबह आंख खुली तो शरीर भारी लग रहा था, जैसे रात की नींद नहीं, कोई जंजीर बन चुकी थी। पर मैं रुका नहीं, ऐसा लगा जैसे कोई खींच रहा था मुझे। वापस मैं उसी डेयरी में पहुंचा जहां पिछली रात मेरी आवाज तक रुक गई थी। दरवाजा खुला था, न मैंने खोला था न कभी खुला छोड़ता था, पर आज दरवाजा मुझे देख रहा था। अंदर गया, गायें एक लाइन में खड़ी थीं, सबका मुंह एक ही दिशा में था, एक कोना जहां रोशनी भी डरती थी। मैंने आवाज दी, लालू, गोरी, सरस्वती। कोई हिली नहीं, एक भी नहीं, जैसे सब कुछ सुन रही थीं, लेकिन उस कोने से नजरें हटाने को तैयार नहीं थीं। मैंने उस तरफ देखा, दीवार पर कुछ नहीं था, लेकिन जमीन पर खून की एक लकीर थी, धीरे धीरे खींची हुई, सीधी घंटी तक जा रही थी। घंटी अब भी वहीं थी, पर उसके चारों तरफ मक्खियां नहीं, चींटियां थीं, और वो सब एक गोलाई में घूम रही थीं, जैसे किसी चीज को पूज रही हों या डर रही हों। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, पर पैर जहां पड़ा, जमीन थोड़ी धंसी हुई लगी, जैसे कोई अंदर से धक्का दे रहा हो, जैसे मिट्टी के नीचे कुछ सांस लेता हुआ जिंदा है। मेरे माथे पर पसीना नहीं, ठंडा पानी बहने लगा। सांसें चल रही थीं, लेकिन आवाज किसी और की लग रही थी। गायें अब धीरे धीरे पीछे हट रही थीं, एक एक करके, बगैर कोई आवाज किए, सिर्फ घूरते हुए, जैसे मैं वहां अकेला नहीं था, पर जो था वो सिर्फ मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। उस दिन मैं डेयरी से बाहर निकला, पर मेरे पैरों में मिट्टी नहीं, कुछ और चिपका था, जैसे वो जगह अब मुझे छोड़ना नहीं चाहती। और रात होते ही मेरे कानों में घंटी की आवाज फिर से बजने लगी, पर इस बार गाय की नहीं, किसी और की। उस रात मुझे नींद तो आई, पर जैसे किसी और की थी, सपना नहीं था। पर जो देखा, उसके बाद मैं खुद को अपनी ही खाल से अलग समझने लगा। आंख खुली, सीधा खिड़की की तरफ देखा, वहां एक गाय खड़ी थी, पर नहीं, गाय जैसी कुछ थी, जिसकी चमड़ी झुलसी हुई, गर्दन टेढ़ी और आंखें सीधी मेरी आंखों में धंसी हुई। वो गाय नहीं थी, गाय का भेष था, पर उसके अंदर कुछ और था। वो कुछ कह रही थी, पर मुंह नहीं हिल रहा था। मेरे कानों में एक चुभती आवाज घुसने लगी, जैसे कई टूटी हड्डियां एक साथ रगड़ रही हों। मैं बिस्तर से उठा, पर जैसे पैर जमीन पर नहीं, किसी गीले गुनगुने मांस पर रख दिए हों। खिड़की से झांका तो गाय अब भी वहीं थी, पर अब उसकी पीठ पर कुछ लिखा था, जली हुई चमड़ी में उंगलियों से खींचे गए शब्द। मैं लौट के आ चुकी हूं। मेरे पीछे कुछ गिरा, झट से पलटा। कमरे की दीवार पर वही खून की लकीरें थीं जो मैंने डेयरी में देखी थीं।
अब यह सिर्फ डेयरी तक सीमित नहीं रहा। मैं बाहर भागा, सांसें कांप रही थीं। पूरा गांव सोया था, पर मेरे दरवाजे पर मिट्टी में ताजे पैरों के निशान थे। गाय के नहीं, इंसानी पंजों के, पर वो पंजे उल्टे पड़े थे, जैसे कोई पीछे की तरफ चलकर आया हो। मैं घर के आंगन में बैठ गया। टार्च जलाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि इस अंधेरे में जो था वो अब रोशनी में भी दिखने लगा था। घंटी फिर बजी, इस बार एकदम पास से। मैंने गर्दन घुमाई, कुछ नहीं था, पर गर्दन के पास किसी ने गर्म हवा सी फूंक मारी, जैसे कोई पीछे खड़ा सांस ले रहा हो। गर्दन में झुनझुनाहट हुई। हाथ घुमाया तो उंगलियां किसी बालदार चीज से टकराईं, पर मैं अकेला था। जैसे तैसे वो रात कटी। सुबह आंख खुली तो खुद को दरवाजे के पास पड़ा पाया। हथेलियों में राख और माथे पर मिट्टी से बना कोई निशान। कपड़े उसी तरह सुलगते मिले जैसे रात को किसी की सांसें कपड़ों में भर दी गई हों। आंखें खुली, पर शरीर अब भी थका पड़ा था। बाहर निकलकर देखा तो आंगन की मिट्टी में उल्टे पैरों के निशान इस बार सीध में नहीं, बल्कि गोल गोल घूमते हुए बने हुए थे, जैसे कोई पूरी रात घर के बाहर मेरा इंतजार करता रहा हो। दिन भर एक अजीब भारीपन पसरा रहा। गायों को चारा देने गया तो सबकी आंखें मेरी तरफ नहीं, किसी एक कोने की तरफ जमी हुई थीं। मैंने झांक कर देखा, वहीं घंटी पड़ी थी, राख से ढंकी, और उसके नीचे किसी जानवर के दांत दबे हुए थे। शाम होते होते छत की कुर्सी पर बैठा था। कभी ना करने वाली बात, लेकिन उस दिन नींद वहीं आ गई। अचानक आंख खुली तो सूरज आधा डूब चुका था। सामने देखा, एक छाया मेरी कुर्सी से बिल्कुल सटकर खड़ी थी। चेहरा नहीं था, सिर्फ एक लंबा धुआंनुमा काला आकार था। मैं चिल्लाया नहीं, बस कुर्सी से उठकर सीधा अंदर भागा। दरवाजा बंद किया, पर जैसे ही पीठ दीवार से लगी, कुछ फिसलता हुआ सामने से गुजरा। एक साया जो जमीन पर नहीं, छत से लटक कर चल रहा था। रात जैसे पहले से कमरे में बिछी पड़ी थी। बत्ती जलाने की हिम्मत नहीं हुई, बस बिस्तर पर लेटा रहा, पसीने में डूबा हुआ। कमरे की छत से अब लगातार कुछ टपकता महसूस हो रहा था। आंखें उठाईं, छत पर कोई लटक रहा था, लेकिन सीधा नहीं, उल्टा, बिल्कुल सीधा, मुंह मेरी आंखों के सामने, और उसकी आंखों में वो घंटी घूम रही थी। सुबह वाली राख, दिन में दिखी वो घंटी, और अब रात में घंटी मेरे सिर के अंदर गूंजती महसूस हो रही थी। कानों की नसों में टन टन, जैसे किसी ने अंदर से हथौड़ा मार दिया। आंखें खोलते ही कमरे की छत लहराती दिखी, जैसे हवा नहीं, कोई भारी चीज ऊपर से सरक रही थी। दीवार पर टंगी तस्वीरें धीरे धीरे टेढ़ी हो चुकी थीं, जैसे किसी ने एक एक करके उन्हें धक्का दिया हो। कमरा बिल्कुल बंद, दरवाजा अंदर से कुंडी लगाया हुआ। फिर भी उस दरवाजे के नीचे से सांप जैसी कोई परछाई खिसकती दिखी, काली, लंबी, और उसके साथ घंटी की टन टन फिर तेज हो गई। बिस्तर से उठा, पैरों के नीचे कुछ गीला महसूस हुआ। नीचे झांका, पानी नहीं था, राख घुली हुई थी। उसी राख में किसी के पैर के निशान थे, वो भी उल्टे, जैसे कोई कमरे में नहीं, कमरे से बाहर जा रहा हो, पर सीधा कदम रखे बिना। मैं कपाट के पास पहुंचा तो कुंडी अपने आप कांपने लगी। कोई दरवाजे के बाहर नहीं था, पर दरवाजे की दूसरी तरफ किसी की सांस चल रही थी, धीमी, भारी, जैसे कोई गला दबा हुआ हो। कान लगाकर सुना तो कोई शब्द फुसफुसा रहा था। पीछे मुड़ा तो कमरा खाली नहीं लगा। तस्वीरों के कांच पर किसी ने नाखून से कुछ खरोंचा था, और खरोंच कर लिखा था, तू तो घर चला गया था, पर मैं तो तेरे साथ ही आया हूं। सीलन की बू फैल गई। छत के कोने से कुछ टपकने लगा। उंगली से छुआ, गाढ़ा खून, गरम। बत्ती जलाने की कोशिश की, स्विच नहीं दबा। उंगली के नीचे से मांस जैसा कुछ फिसला। फिर उसी वक्त कमरे के कोने से आवाज आई, खड़ खड़, जैसे कोई बक्सा खुला। पर वहां कोई बक्सा नहीं था, सिर्फ दीवार के सहारे रखा मिट्टी का पुराना घड़ा था, जिसमें मैंने कुछ भी नहीं रखा था। पर अब उस घड़े में से घंटी की टन टन सुनाई दी। घड़े के अंदर झांका तो उस घड़े के अंदर एक आंख दिखी, जो पलटकर मुझे ही देख रही थी। घड़े के अंदर जो आंख थी वो पलक नहीं झपका रही थी, बस घूर रही थी, जैसे मैं अगर जरा भी पीछे हटूं तो वो आंख बाहर आ जाएगी। मैं सांस रोककर पीछे खिसका। कमरा अब वैसा नहीं लग रहा था। कमरे की हवा गाढ़ी हो चुकी थी, जैसे उसमें किसी ने राख और खून घोल दिया हो। आंख अब घड़े में नहीं थी, वो बाहर आ चुकी थी, लेकिन वो आंख कहां गई समझ नहीं आया।
लेकिन कमरे की हर दीवार अब मुझे देखती लग रही थी। दरवाजे के नीचे से अब सिर्फ परछाई नहीं, किसी के पैर सरकते दिखे। उन्हें देखकर समझ आया वो पैर उल्टे नहीं थे, बल्कि मुड़े हुए थे, बिल्कुल अंदर की तरफ, मानव शरीर की तरह नहीं। मैंने बत्ती की डोरी खींचने की कोशिश की, पर ऊपर से कोई चीज झूल गई, जैसे बत्ती की जगह किसी का बालों से भरा सिर लटक गया हो। लटका हुआ सर हल्का हिला, उसके मुंह से फिर वही आवाज आई, घंटी अब बंद नहीं होगी। कमरे के कोने में अब वो घड़ा नहीं था, वहां अब एक दीवार सी बन गई थी, जिसमें दरारों से सांसें चल रही थीं, और उन्हीं सांसों के बीच घंटी की टन टन अब मेरे सिर के अंदर नहीं, मेरे कमरे की दीवारों में बजने लगी थी। मैं बाहर भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, कमरे के बाहर भी कमरा ही था। मेरे घर का नक्शा बदल चुका था। हर दरवाजा खोला तो वही कमरा, वही राख, वही घड़ा और दीवार में आंख। घंटी अब दीवारों से निकलकर फर्श के नीचे गूंजने लगी। फर्श फटने लगा, उसमें से कोई रेंग रहा था, न पूरा इंसान न जानवर, बस झड़ती खाल और रगड़ती हड्डियां। मेरे कान के अंदर अब कोई सांस नहीं ले रहा था, कोई सीधा बोल रहा था, नींद में मत जाना, वरना अगली बार उठेगा ही नहीं। मैं दीवार से टकराया, कमरे के बीच गिरा और देखा घड़े के पास अब एक छाया बैठी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, लेकिन उसकी परछाई दीवार पर सीधी थी, ऐसे जैसे वो मुझे घूर रही हो, मेरी हर हरकत को नाप रही हो। मैं कांपते हुए बोल पड़ा, कौन है? कोई जवाब नहीं, बस घंटी की एक धीमी टन उसके पीछे से आई। फिर उसने गर्दन घुमाई, पूरा शरीर नहीं, सिर्फ गर्दन, और उसकी गर्दन पूरी नहीं घूमी, बल्कि पीछे मुड़ते हुए उसका चेहरा मेरी तरफ उल्टा हो गया। चेहरा धुंधला, लेकिन उसमें मेरी नाक जैसी नाक थी, मेरे जैसे होंठ, मेरी जैसी मूछें, और तभी उसने आवाज निकाली, गंगा दयाल। उसके मुंह से मेरे ही नाम की आवाज निकली, मेरे जैसी आवाज, जैसे मैंने खुद को पुकारा हो। मैं पीछे गिर पड़ा। कमरे की दीवारें अब सिकुड़ने लगी थीं, छत नीचे आने लगी, जैसे पूरा घर मुझे दबाना चाहता हो। उसने उठकर एक कदम बढ़ाया। उसके पांव जमीन पर नहीं, हवा में टिके हुए थे, लेकिन दबाव ऐसा था जैसे धरती कांप रही हो। उसने कहा, तेरी डेयरी तेरी नहीं है। वो जमीन जहां तू हर रात बैठा, वो किसी और की थी, जिसे तूने देखा नहीं, पर जिसने तुझे पहली रात से देखना शुरू कर दिया था। उसकी पीठ पर अब कुछ लिखा दिखा, जले हुए अक्षर, राख में से उभरे शब्द। घंटी जहां बजे, वहां कोई अधूरा छूट गया होता है। मैं कांपने लगा। ध्यान आया, उस पुरानी डेयरी की दीवार में एक कोना था जिसे मैं कभी नहीं खोलता था। दीवार का वो हिस्सा जहां से हर रात कोई खराश सी आवाज आती थी। अब वो छाया बोली, वो घंटी उसी की है जिसे तूने कभी नहीं उठाया, जिसे तेरी नींद ने दबा दिया। अब वो नींद से जाग गया है। कमरे की दीवारें गायब होने लगीं। अब मैं फिर से उसी डेयरी के अंदर खड़ा था, जहां से सब शुरू हुआ था, और घड़े की जगह अब एक गड्ढा था। उस गड्ढे में एक अधजली हड्डी चमक रही थी, और उसके पास वही घंटी पड़ी थी। मैं उस गड्ढे के पास सुन्न खड़ा था। घंटी अब भी धड़क रही थी, जैसे कोई जिंदा दिल जो मिट्टी के नीचे भी सांस ले रहा था। और तब पीछे से किसी ने मेरा कंधा पकड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा झुका हुआ आदमी सिर से पांव तक राख में लिपटा खड़ा था। वो बोल पड़ा, ज्यादा देर मत देख, वरना ये तुझे देखना शुरू कर देगा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, ये क्या है? उसने कहा, ये उस बच्चे की राख है जो इसी डेयरी में तड़प तड़प कर मरा था। तूने जब पहली बार घंटी सुनी थी, वो उसी की सांस थी, पर तू सुनता रहा और अनसुना करता रहा। मैंने पीछे देखा, घंटी अब मिट्टी से ऊपर उठ रही थी, न किसी धागे में बंधी, न किसी छत से टंगी, बस हवा में तैर रही थी और मेरी तरफ आ रही थी। बाबा ने कुछ राख निकालकर मेरे हाथ पर रख दी और बोले, इससे कुछ नहीं होगा, पर तू जलेगा नहीं, तू वही रहेगा जो वो बना रहा है, पर उसकी तरह खामोश नहीं होगा। फर्क बस इतना होगा, वो आवाज अंदर बजेगी और तू बाहर लोगों को बताएगा कि क्या होता है जब कोई अधूरा मर जाए। मैंने पूछा, अब क्या करूं? बाबा बोला, तू इसे छोड़ नहीं सकता, घंटी अब तुझ में है, पर अगर तू रोज इस जमीन पर आकर राख में माथा टेकता रहेगा तो शायद वो बच्चा सोता रहेगा। एक भी दिन भूल गया तो उसकी आंखें फिर खुलेंगी
और तब घंटी सिर्फ तेरे अंदर नहीं बजेगी, बल्कि इस पूरी जमीन पर बजेगी। उसने जाते जाते एक बात और कही, घंटी को सिर्फ सुनने वाला नहीं डरता, कभी कभी घंटी खुद भी डर जाती है, जब उसकी आवाज किसी ऐसे में गूंजे जिसकी आत्मा अभी मरी ही नहीं। अब मैं हर रात उसी गड्ढे के सामने बैठता हूं, ना रोशनी ना बात, बस राख और घंटी की एक धीमी टन। मैं अब डेयरी वाला नहीं हूं, अब मैं बस एक घंटी वाला हूं जो जिंदा है पर किसी और की मौत से बंधा हुआ। कहानी तो खत्म हुई दोस्तों, पर जो चीजें अधूरी दफनाई जाती हैं वो हमेशा किसी न किसी के अंदर गूंजती रहती हैं। गंगा दयाल अब अकेला नहीं है, उसके जैसी सैकड़ों आत्माएं किसी कोने में आज भी सांस ले रही हैं, बिना आवाज के, बिना नाम के, सिर्फ एक घंटी की टन के सहारे। अगर अगली बार किसी सुनसान रास्ते से गुजरते हुए तुम्हें कोई घंटी बिना दिखे बजे, फिर भी उसकी आवाज कानों में गूंजे, तो समझ लेना अब गंगा दयाल अकेले नहीं डरता, तुम भी उसका हिस्सा बन चुके हो। प्यासी आत्मा पर यह तो बस एक झलक थी। डर की दुनिया अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो अभी शुरू हुई है। तो अगर अंधेरे में चलने की हिम्मत है तो हमारे साथ बने रहिए। प्यासी आत्मा को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार शायद डर सिर्फ कहानी में ना हो, आपके पीछे भी हो।